हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे विस्तार पथ के बारे में। यहाँ इस रेखा चित्र में आपको एक साथ तीन समलागत रेखाएं और समुत्पत्ति वक्र दिखाई दे रहे हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं C0 समलागत रेखा की। इस C0 समलागत रेखा पर A बिंदु पर एक उत्पादक साम्य की स्थिति में होता है। C1 समलागत रेखा पर B बिंदु पर और C2 समलागत रेखा पर C बिंदु पर एक उत्पादक साम्य की स्थिति में होता है। इन तीन अलग अलग साम्य बिंदुओं A, B और C को मिलाने से जो रेखा बनती है वह रेखा विस्तार पथ कहलाती है। तो विस्तार पथ को हम सिंपली इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि एक उत्पादक के विभिन्न साम्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली रेखा विस्तार पथ कहलाती है। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन यानी दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन को हम पैमाने के प्रतिफल के नाम से भी संबोधित करते हैं। पैमाने के प्रतिफल का मतलब ये हुआ कि उत्पादन के लिए एक निश्चित पैमाना बनाया जाता है। दीर्घकाल से अभिप्राय ये है कि दीर्घकाल ऐसा समय है जिसमें कोई भी साधन स्थिर नहीं होता, यानी उत्पादन का कोई भी साधन स्थिर नहीं होता बल्कि समस्त साधन परिवर्तनशील होते हैं। उत्पत्ति के समस्त साधनों को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। जब हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन की बात करते हैं तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब उत्पत्ति के साधनों को बदला जाता है तो उनको बदलने का अनुपात भी एक समान होना चाहिए। अर्थात यदि उत्पादन का एक साधन दुगना किया गया है तो दूसरा साधन भी उसके साथ दुगना किया जाएगा। उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन समान मात्रा में किया जाएगा। हमारी मान्यता ये है कि हम एक साथ दो साधनों को लेकर के चलते हैं और ये दोनों साधन परिवर्तनशील साधन हैं। जब हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन या पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन करते हैं तो पैमाने के प्रतिफल में हमें दो प्रकार की बचतें, आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आंतरिक बचतों की। आंतरिक बचतें वे बचतें होती हैं जो एक उत्पादक को फर्म के अंदर से प्राप्त होती हैं। ये उत्पत्ति की प्रक्रिया के दौरान फर्म के अंदर से एक उत्पादक को प्राप्त होने वाली बचतें होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण आ जाता है। जब एक उत्पादक उत्पादन की प्रक्रिया को अपनाता है और इस प्रक्रिया के दौरान वह उस व्यक्ति को वही कार्य देता है जिस कार्य को करने में वह व्यक्ति सक्षम होता है, यानी जो उत्पादन का साधन है उस साधन से वही कार्य करवाया जाता है जिस कार्य को करने में वह साधन सक्षम है। ऐसा करना श्रम विभाजन कहलाता है, यानी योग्यता के अनुसार, कुशलता के अनुसार काम का बंटवारा। जब इस प्रकार से कार्य किया जाता है, श्रम विभाजन किया जाता है, तो श्रम विभाजन के कारण साधनों में विशिष्टीकरण आना शुरू हो जाता है। जैसे करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, कि एक कार्य को करते करते किसी भी साधन में दक्षता आ जाती है और जब श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण शुरू हो जाता है तो ऐसा होने पर उत्पादन की लागतों में कमी होनी शुरू हो जाती है। उत्पादन की औसत लागतें घटनी शुरू हो जाती है और ऐसा होने से एक उत्पादक को लाभों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार पैमाने के प्रतिफल में या दीर्घकालीन उत्पादन फलन में एक उत्पादक को आंतरिक बचतों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार बाह्य बचतें भी हैं जो पैमाने के बाहर से प्राप्त होती है। उत्पादन की प्रक्रिया में फर्म के बाहर से ये एक उत्पादक को प्राप्त होती है। जैसे परिवहन के साधनों का विस्तार और विकास यदि हो जाता है, मान लीजिए कि किसी भी जगह पर एक नया जो है इंडस्ट्रियल सेटअप बिठाया जाना है और उस नए इंडस्ट्रियल सेटअप को बिठाने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति सर्वप्रथम उत्पादन की प्रक्रिया को शुरू करता है, कोई व्यक्ति अपनी नई इंडस्ट्री लगाने जा रहा है, तो उसे वह इंडस्ट्री सिटी से बिल्कुल बाहर इंडस्ट्रियल एरिया में होगी। आप सब जानते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया ऑलमोस्ट शहर से बाहर होता है। मान लीजिए वहां तक सड़कें नहीं पहुंची है, मेन रोड से अगर इंडस्ट्री 500 मीटर अंदर है तो व्यक्ति सबसे पहले प्रयास करेगा कि उस मेन रोड से 500 मीटर तक की सड़क का निर्माण करवाया जाए। फिर उसके पश्चात वहां तक बिजली और पानी का कनेक्शन पहुंचाया जाएगा, जिस पर सबसे पहले जिस व्यक्ति ने
वहां पर फर्म एस्टेब्लिश की है, जहां प्रोडक्शन स्टार्ट किया है या करने वाला है, उस व्यक्ति को बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जब एक फर्म वहां उत्पादन की प्रक्रिया शुरू कर देती है, एक उत्पादक वहां जब उत्पादन करना शुरू कर देता है, तो उसके बगल में कोई दूसरा उत्पादक आकर के यदि उत्पादन करना चाहे, कोई दूसरी फर्म का सेटअप बिठाना चाहे, तो उस दूसरे उत्पादक को वो खर्चे नहीं वहन करने पड़ेंगे। कहने का मतलब क्या है कि उसको सड़क वहां तक बनी हुई अपने आप मिल जाएगी, बिजली पानी का कनेक्शन वहां तक पहुंच चुका है, उसको सस्ती श्रम की प्राप्ति हो रही है, उसे आराम से सस्ता कच्चा माल वहां उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि पहले से वहां फर्म का सेटअप हो चुका है। तो ये जो बचतें उसको प्राप्त हो रही हैं, ये बचतें उसको बाहर से प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार पैमाने के प्रतिफल में आंतरिक एवं बाह्य बचतों की प्राप्ति होती है। अब हम पैमाने के प्रतिफल को आगे विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। पैमाने के प्रतिफल में हम उत्पत्ति को 3 प्रकार के नियमों के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। पैमाने के 3 प्रकार के प्रतिफल, समतामान प्रतिफल, वर्धमान प्रतिफल और ह्रासमान प्रतिफल एक उत्पादक को प्राप्त होती हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि दीर्घकाल में जब उत्पत्ति के साधनों को बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है, तो इनमें परिवर्तन समान मात्रा से किया जाता है। यानी यदि श्रम को दुगुना किया गया है तो पूंजी को भी दुगुना किया जाएगा। अगर श्रम को तिगुना या चौगुना किया गया है तो पूंजी को भी तिगुना या चौगुना किया जाएगा। कहने का अभिप्राय ये है कि उत्पादन के दोनों साधनों को समान मात्रा में परिवर्तित किया जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब उत्पत्ति के साधनों को एक समान मात्रा में बदला जाता है तो इससे उत्पादन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उत्पादन बढ़ रहा है, घट रहा है या स्थिर है, इसे हम इन रेखा चित्रों की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं समतामान प्रतिफल। समतामान प्रतिफल का मतलब ये होता है कि जब उत्पत्ति के साधनों को समान प्रतिफल में बदला जाता है या कहें कि समान मात्रा में बदला जाता है, तो जो उत्पादन प्राप्त हो रहा है या उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वह भी समान दर से हो रही है। यहाँ ध्यान दीजिए कि सर्वप्रथम L0 K0, L0 श्रम की इकाइयां हैं, K0 पूंजी की इकाइयां हैं। इन्हें काम में लेने पर 10 यूनिट का प्रोडक्शन होता है। यदि लेबर को दुगना कर दिया जाता है 2L0 और पूंजी को भी डबल कर दिया जाता है 2K0, तो उत्पादन भी 10 से बढ़कर के 20 हो जाता है, यानी उत्पादन भी दुगुना हो जाता है। इसी प्रकार जब एक एक इकाई श्रम और पूंजी की पुनः बढ़ाई जाती है, अर्थात जब 2 से 3 इकाई लेबर की जा रही है और इसी प्रकार 2 से 3 इकाई कैपिटल की बढ़ाई जा रही है, पूंजी की बढ़ाई जा रही है, तो ऐसा करने पर यहाँ पर जो साधन की मात्रा में वृद्धि हुई है वह 50% की वृद्धि हुई है। 50% साधनों को बढ़ाने पर उत्पादन में भी 50% की वृद्धि हो गई है। उत्पादन 20 से बढ़कर के 30 हो रहा है। तो यहाँ 10, 20 और 30 उत्पादन के बढ़ने की जो दर है वह समान है, समान गति से उत्पादन में परिवर्तन हो रहा है कि जितनी मात्रा में उत्पादन के साधनों को बदला जा रहा है उसी अनुपात में उत्पादन भी बदलता जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि L0 और K0 10 यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं। अगर इसको डबल किया गया तो उत्पादन भी डबल हो गया, अगर इसको ट्रिपल किया गया तो उत्पादन भी ट्रिपल हो जाता है, तिगुना हो जाता है। साधन दुगुना उत्पादन दुगुना, साधन तिगुना तो उत्पादन भी तिगुना। यहाँ ये जो रेखा है ये आउटपुट लाइन है, इसके ये विभिन्न बिंदु उत्पत्ति की अलग अलग मात्राओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके पश्चात हम आ जाते हैं वर्धमान प्रतिफल पर। वर्धमान प्रतिफल का मतलब ये होता है कि जब उत्पादन के साधनों को समान मात्रा से परिवर्तित किया जाता है तो उत्पादन में जो परिवर्तन होता है वह बढ़ता हुआ होता है। कैसे? जैसे ध्यान दीजिए कि प्रारंभ में L0 और K0 जो है श्रम और पूंजी की मात्रा के द्वारा 10 इकाई का उत्पादन किया गया। यदि इसे दुगुना कर दिया जाता है 2L0 2K0 तो उत्पादन 10 से बढ़कर के 40 हो जाता है, यानी 4 गुनी उत्पादन में वृद्धि हो रही है। साधन डबल किए गए लेकिन उत्पादन में होने वाली वृद्धि चौगुनी हो रही है। इसी प्रकार से 2L0 2K0 से साधन को बढ़ाकर 3L0 और 3K0 कर दिया जाता है तो उत्पादन 40 से बढ़कर के 90 हो जाता है, यानी यहाँ पर 30 यूनिट की वृद्धि और यहाँ 50 यूनिट की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात से बढ़ाया जा रहा है उत्पादन में होने वाली वृद्धि उस अनुपात से कहीं अधिक हो रही है, इसलिए ये कहलाता है उत्पादन का वर्धमान प्रतिफल या पैमाने का वर्धमान प्रतिफल। यहाँ इस रेखा चित्र में ये जो रेखा चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये आउटपुट लाइन है
उत्पादन रेखा है। इसके ये विभिन्न बिंदु जो हैं ये उत्पादन में होने वाली वृद्धि को प्रदर्शित कर रहे हैं। L0 K0 यूनिट पर जो उत्पादन हो रहा है 10 यूनिट का हो रहा है। 2L0 2K0 यूनिट पर जो प्रोडक्शन हो रहा है वह 40 यूनिट्स का हो रहा है और 3L0 3K0 श्रम की इकाइयों पर जो उत्पादन हो रहा है वह 90 यूनिट्स का हो रहा है। अब हम बात करते हैं ह्रासमान प्रतिफल की। ह्रासमान प्रतिफल का मतलब ये नहीं है कि उत्पादन में कमी होती है, उत्पादन बढ़ रहा है। जब उत्पत्ति के साधनों को बदला जाएगा, बढ़ाया जाएगा तो कुल उत्पादन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, लेकिन जो वृद्धि हो रही है उसके बढ़ने की जो गति है वो कम है। गति कम होने का मतलब ये हुआ कि जब उत्पादन के साधनों को 100% बढ़ा दिया गया, उनको डबल कर दिया गया, लेकिन उत्पादन में होने वाली वृद्धि 100% ना होकर के उससे कम हो रही हो। यहाँ रेखा चित्र पर ध्यान दीजिए कि प्रारंभ में L0 K0 श्रम और पूंजी की मात्रा पर 10 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है। जब इन साधनों को डबल कर दिया जाता है, दुगना कर दिया जाता है, तो उत्पादन 10 से बढ़कर के 16 हो रहा है। मतलब 10 से उत्पादन 100% नहीं बढ़ रहा है, डबल नहीं हो रहा है, ये 20 नहीं हो रहा है, बल्कि डबल से कम हो रहा है, 100% से कम हो रहा है। अब जब साधनों को तिगुना कर दिया जाएगा, 3L0 3K0 मात्रा जब प्रयुक्त की जाएगी तो उत्पादन पुनः बढ़ रहा है, लेकिन इसके बढ़ने की जो गति है वह कम है, ये घटती हुई दर से बढ़ रहा है। अब 16 इकाई से बढ़कर के उत्पादन 20 इकाई पे पहुंच रहा है। पहले 6 इकाई की उत्पादन में वृद्धि हुई थी और अब 4 इकाई की उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो यहाँ जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि उत्पत्ति के साधनों में जिस अनुपात में परिवर्तन किया जा रहा है उस अनुपात से कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि हो रही है, इसलिए यह पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल कहलाते हैं। यहाँ इस रेखा चित्र में ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये आउटपुट लाइन है जो बता रही है कि L0 K0 श्रम और पूंजी की इकाई पर जो है उत्पादन 10 इकाई का हो रहा है। जब 2L0 2K0 साधनों की मात्रा कर दी जाती है, दुगनी कर दी जाती है, तो उत्पादन 10 से बढ़कर के 16 इकाई हो जाता है। और जब 3L0 3K0 साधनों की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो उत्पादन 16 से बढ़कर के 20 हो जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि पैमाने के प्रतिफल हम 3 प्रकार से 3 रूपों में पढ़ते हैं। पैमाने के समतामान प्रतिफल। समतामान प्रतिफल का मतलब ये हुआ कि जब उत्पादन के साधनों में समान मात्रा में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन में होने वाली वृद्धि भी समान मात्रा में होती है। उत्पत्ति के वर्धमान प्रतिफल का अभिप्राय ये है कि जब उत्पादन के साधनों को समान मात्रा में परिवर्तित किया जाता है तो उत्पादन में होने वाली वृद्धि उन साधनों के अनुपात से अधिक अनुपात में होती है। और पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल का अभिप्राय ये होता है कि जब उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में परिवर्तन किया गया है उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वो उस अनुपात से कम अनुपात में होती है। लीजिए आज इस वीडियो के साथ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का चैप्टर यही खत्म होता है।